हाँ भाई। लास्ट टाइम पे हम लोग हाइजेनबर्ग के बारे में कुछ कुछ पढ़ लिए थे। हाइजेनबर्ग ने ये बोला था कि मुझसे पहले जो भी किसी ने कुछ कहा है सब गलत है ना। श्रोडिंजर आए उसके बाद, उन्होंने बोला हाइजेनबर्ग ने जो बोला वो सही है। और अब मैं बताऊंगा कि वो जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे वो निकालनी कैसे है। तो हाइजेनबर्ग ने बोला था कि हम इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये तो नहीं बता सकते, बस प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स 90 to 95% प्रोबेबिलिटी से आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ये जो मैं रीजन्स बता रहा हूँ इन्हें हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट्स। इन एनर्जी स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास साई है। साई बेसिकली इन रीजन्स को बताता है, एनर्जी लेवल्स को बताता है। और साई 3 वैल्यूज के हिसाब से चेंज होता है। कौन सी 3 वैल्यूज पे डिपेंड करता है साई? एन, एल, एम। इन 3 वैल्यूज को चेंज करने से साई चेंज हो जाता है। तो यानी कि साई अलग अलग रीजन्स को बताता है, और कौन से रीजन की बात हो रही है ये हमें कैसे पता चलेगा? इनकी वैल्यूज देख के। क्वेश्चन में मेंशन होंगी इनकी वैल्यूज, इनसे हमें पता चल जाएगा किसी और किस रीजन की बात हो रही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट कल के उसमें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखना, अभी इसके फीचर्स ही चल रहे हैं ना, पॉइंट्स चल रहे हैं श्रोडिंजर के। हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन याद करनी है, डायरेक्टली आ सकती है ये क्वेश्चन। मतलब बस यही क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। एटलीस्ट डायरेक्ट याद होनी चाहिए, है ना। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। हाँ, पहली बात, मॉड्यूल विल बी कॉमनली डिस्कस्ड व्हेन द चैप्टर फिनिशेस। सुन लो, तुम लोग रूल्स भूल जाते हो बार बार। क्लास का रूल है मॉड्यूल के सवाल नहीं होंगे, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता लेक्चर्स के बीच में। दूसरी बात, मॉड्यूल का डिस्कशन फिर कब होगा? 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी है तो एक्स्ट्रा जो शाम में क्लासेस लगती है, राउट क्लासेस, उसमें कोई ना कोई टीचर अवेलेबल होगा, उनसे पूछ सकते हो। दे विल नॉट स्टॉप, वो बता देंगे। दे विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम आस्किंग। ठीक है, वो बता देंगे। अगर पेशेंस है तो चैप्टर एंड होने का वेट करो। चैप्टर जब एंड होगा तो उसका जो नेक्स्ट वेडनेसडे होगा उस पे, जैसे तुम्हारी अभी क्लासेस लग रही है वेडनेसडे को, उस दिन जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके अगले वेडनेसडे डिस्कशन ऑफ मॉड्यूल होगा प्रॉपर, प्रारंभ एंड प्रबल ऑन द फर्स्ट वेडनेसडे, जो कि फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस हैं टॉपिक वाइज एंड जेई मेंस लेवल। और सेकंड वाले पे होगा जेई एडवांस, मतलब परीक्षित वाला लेवल, एंड पीवाईक्यूज। इस तरीके से डिस्कशन होगा वेडनेसडे टू वेडनेसडे, 2 वेडनेसडेज में खत्म होएगा। और अगर डीपीपी या डीपीपी क्लास में मैं कॉमनली डिस्कस कर ही रहा हूँ, तो ऐसे तुम्हें मॉड्यूल के लिए जगह जगह परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जुगाड़ बना दिया है। उसके अलावा भी अगर कुछ, अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि इतना टाइम कैसे सबर हो पाएगा हमसे, तो उसका भी जुगाड़ बता दिया मैंने। ठीक है ना। क्लास के बाहर आप मुझसे थ्योरी रिलेटेड डाउट्स वैसे भी पूछ सकते हैं, जैसे क्लास खत्म होती है वैसे पूछ सकते हैं, अगर आपको नोट्स में कोई डाउट आ रहा है तो। क्लियर है सारा कुछ, कब क्या कौन किस टाइम पे क्या करना है ना। ठीक है, ठीक। और कोई क्लैरिटी किसी को? ठीक है, ठीक। तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसके अगला पॉइंट लिखना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी एनर्जी स्टेट। हाँ, पैराग्राफ क्या पॉइंट्स हैं वही जो हमने कल बनाया था ना, वैसे ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ जो भी है, जो भी नंबर है वो लिख लो। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is in any energy state, the wave function corresponding to that energy state, the wave function corresponding to that energy state contains all the information about the electron, contains all the information about the electron। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट में है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन बताता है? पूरी पूरी इलेक्ट्रॉन की साई, यही तो है साई। साई बेसिकली इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन बताता है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, दिस
वेव फंक्शन ब्रैकेट में साई bracket close is a mathematical function whose value depends on the coordinates of electrons. जैसे x y z coordinates होते हैं उन पे डिपेंड करती है साई की वैल्यू. साई is a mathematical function whose value depends on the coordinates of the electrons in the atom. Coordinates of the electrons in the atom and does not carry any physical meaning. बेसिकली वो एक ग्राफ है. साई क्या है? एक ग्राफ है. वो ग्राफ ड्रॉ कैसे किया है? बाय टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे है, उसके कोऑर्डिनेट्स कहां कहां हो सकता है, कहां कहां पे है नहीं, कहां कहां पे हो सकता है, उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड के डाल के उसका जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो ग्राफ का नाम साई है. वो है वो वेव फंक्शन. वो तो उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से बनेगा ना, रीजन्स के हिसाब से. जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे तुम यहां पे भी मिल सकते हो, हॉस्टल में मिल सकते हो, तो यहां के लिए अलग साई है, हॉस्टल के लिए अलग साई है. तो साई अलग अलग है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग साई डिफाइन होएगा डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाया जा सकता है, किस किस एनर्जी लेवल में पाया जा सकता है, उसके हिसाब से साई चेंज होएगा. क्लियर है? जैसे पुराने कॉन्सेप्ट से अगर रिलेट करूं तो n = 1 में अगर इलेक्ट्रॉन है तो अलग साई, n = 2 में अगर इलेक्ट्रॉन है अलग साई. ऐसा साई की कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं डिपेंडिंग ऑन. पहले अगर पुराने वाले से रिलेट करना है तो ऐसा बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन n. जो उस टाइम होता था, n क्या होता था उस टाइम पे? शेल. उस टाइम पे क्वांटम नंबर वर्ड नहीं था ना हमारे पास, उस टाइम पे n मतलब होता था शेल. अभी हम जो n है वो किसके लिए यूज करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए. पहले हम n यूज करते थे शेल के लिए. हरी बात है, जब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट चल रहा होता था, है कि नहीं? हाँ, बोर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता था. ठीक है, नेक्स्ट लिखना. कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक हेडिंग है. कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. conversion of Cartesian coordinates, conversion of Cartesian coordinates लिखवाया था ना लास्ट टाइम पे. कार्टेशियन होता है एक्स वाई जेड को, ब्रैकेट में लिख लो. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इन्हें कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. इनटू पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इनटू पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. इसके ब्रैकेट में लिखना आर थीटा फाई. इसके ब्रैकेट में लिखना आर थीटा फाई. वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं तुमने सुना है कभी? वेक्टर कैसे ड्रॉ होता है? नहीं, बस तुम्हें पता है वेक्टर क्वांटिटी कुछ होती है, स्केलर क्वांटिटी कुछ होती है. चलो हमें पढ़ाना पड़ेगा, फिजिक्स में पढ़ाएंगे वैसे तुम्हें ये. मैं थोड़ा सा जितना हमारे काम आने वाला है वो समझा देता हूँ, सुनना. सपोज अगर हमारे पास ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है. ठीक है, r जो है, चलो इसको गोली मारो थोड़ी देर के लिए. पहले मैं इन जनरल समझा देता हूँ. इन जनरल अगर कोई मान लो आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और आपका जो कोई ऑब्जेक्ट है वो मान लो इस पॉइंट पे है, इस प्लेन में. ठीक है, इस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट है. तो आपको, और ये कौन है? ओरिजिन. ये है ओरिजिन. तो इस पॉइंट पे अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको उसकी पोजीशन बताने के लिए एक लाइन और एक एरो ड्रॉ करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर. ठीक है, ये वेक्टर जो अभी मैंने ये लाइन और एक एरो बनाया है, उस पार्टिकल की पोजीशन को बताने के लिए कि एक्स वाई प्लेन में वो पार्टिकल कहां है, इस वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर. ठीक है, जो उसकी पार्टिकल की पोजीशन बताएगा. मान लो ये पॉइंट है P.
इसके बाद अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि ये वेक्टर इस एक्स एक्सिस से, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है पोजीशन वेक्टर जिसका नाम मैंने बोला है ना ओपी, इसको ऐसे लिख देते हैं ओपी वेक्टर। ये तो जानते हो वेक्टर के ऊपर ऐसे बनाते हैं, जानते हो क्या, देखा है ना ये पहले कभी, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं, तो ओपी, ओ से लेके पी तक डायरेक्ट किया मैंने इसको, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ऐसे बनाया जाता है। ओपी वेक्टर ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन को जब किसी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक एरो बना देते हैं हम उसकी तरफ लाइन बना के, उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन स्पेसिफाई कर देगा ये वेक्टर कि ओरिजिन से कितने दूरी पे है। अच्छा, उस डिस्टेंस का नाम, सपोज उस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ आर, तो आप इसे आर वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। आर बेसिकली डिस्टेंस हो गया, तो इसको आप क्या भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर। तो बेसिकली डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर रहा है, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर, और उसी के ऊपर वेक्टर बना दिया। हाँ, आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, लिख भी दिया मैंने, लो, वेयर आर इज डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी। हाँ मतलब फिजिक्स के हिसाब से मत सोचो, डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, ओ से पी, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ओ एंड पी, उसकी बात हो रही है, ठीक है। घूम घूम के नहीं बना सकते, वेक्टर सीधा ही बनता है। तो इन एनी केस वो डिस्टेंस बोलोगे चल जाएगा, क्योंकि वेक्टर ऐसे नहीं बना सकते, वेक्टर सीधी होती है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर वेक्टर बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाना होता है, उसे वेक्टर बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर है हमारा ओपी, और उसके बीच का डिस्टेंस जो भी होता है उसके ऊपर आप एरो बना दोगे तो वैसे भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्टेंस कितना लिया है, आर, और इसलिए मैंने आर के ऊपर एक वेक्टर का सिंबल बना दिया। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब सपोज ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से सपोज थीटा एंगल बना रही है, ये जो लाइन है जिसे मैंने वेक्टर नाम दिया था, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा। और मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेके यहां तक का, इसको मैं बोल रहा हूं सपोज पी डैश, मुझे डिस्टेंस चाहिए ओपी डैश। हाँ मैथ्स लगेगी थोड़ी सी, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मुझे ये एक्स निकालना है, एक्स, एक्स वेक्टर बोल देता हूं मैं इसको, ओपी डैश को क्या बोल दिया मैंने, एक्स वेक्टर। सपोज ओपी डैश को मैंने बोल दिया एक्स वेक्टर, और मुझे ये एक्स वेक्टर चाहिए। तो ये एक्स वेक्टर निकालने के लिए पहले तो मुझे वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, वेक्टर को गोली मारो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ डिस्टेंसेस में बात करते हैं। ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है एक्स, तो ये थीटा से किस तरीके से रिलेट होगा, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या आप इस बात से सहमत हैं, ये रिलेशन लिखा है मैंने यूजिंग ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोमेट्री, नो उड़ा दिया मैंने, नो बोलना पसंद नहीं मुझे, ट्रिगोमेट्री, ठीक है भाई। तो अगर आपको ये पता चल गया एक्स इज, तो एक्स आप बोल सकते हो कितना, आर कॉस थीटा। इसका मतलब अगर कोई मुझे बोले दिस इंप्लाइज ओपी वेक्टर को लिखना है, तो क्या मैं ओपी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा, चल जाएगा ये। आई गेस कॉस थीटा के ऊपर नहीं जाएगा, ये वेक्टर आर पे ही रहता है, कॉस थीटा तो वो हो गया ना, कांस्टेंट वैल्यू है, उसके ऊपर वेक्टर नहीं बनाएंगे, वेक्टर ही बना देंगे, आर कॉस थीटा से लिख देंगे। एनीवेज मुझे ये ओपी का डिस्टेंस पता चल गया कितना, आर कॉस थीटा पता चल गया। सिमिलरली अगर मैं ये पूछता आपसे, यहां से ये वाला डिस्टेंस, इसको पी डबल डैश बोल देता हूं, और इसे मुझे ओपी डबल डैश को सपोज मैंने बोल दिया वाई वेक्टर, वाई वेक्टर, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, मतलब ये वाली चाहिए, ये और ये एक ही बात है, क्या कहते हो, समझ में आ रही बात। ये वाला जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है, मुझे ये वाला चाहिए। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, अगर ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा, समझ में आ रही बात, ये 90 माइनस थीटा, ये इसका इस एक्सिस पे, इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रोजेक्शन, ध्यान रखना। ये जो मैंने ऐसे डॉट 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 बनाया ना, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एन एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं किसी वेक्टर के प्रोजेक्शन की, तो बेसिकली उस पॉइंट को मुझे डैश डैश करके इस तरीके से उस एक्सिस तक मर्ज करना होता है। सिमिलरली यहां से अगर मुझे वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैं वहां से एक डॉट 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 करके लाइन बनाऊंगा और वाई एक्सिस पे मर्ज कर दूंगा उसको। जो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ओपी डबल डैश क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन द वाई एक्सिस। ओपी डैश क्या कहलाता है,
प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस। इतनी बात आ गई समझ। अब रहेगी बात इसकी वैल्यू की। अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस चाहिए तो इसके बीच का जो एंगल है थीटा, उसका कॉस लेके मैं उस आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो अगर मुझे आर का प्रोजेक्शन चाहिए ऑन द एक्स एक्सिस तो मैंने बोल दिया आर कॉस थीटा। सिमिलरली ये इजी तरीका बता रहा हूं मैं, जिससे आप अगली बार से डायरेक्टली प्रोजेक्शन निकाल सको। अगर मुझे इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन चाहिए तो आप इस वाले के साथ कॉस लिख दोगे, और ये वाला एंगल है कितना 90 माइनस थीटा। तो अगर मुझे इस वाले पे इसका प्रोजेक्शन चाहिए तो इस वेक्टर और इस एक्सिस के बीच का एंगल का क्या ले लो, कॉस, वो उसका प्रोजेक्शन आ जाएगा। क्लियर है ये? तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा आर कॉस इस वाले के लिए, ओपी डबल डैश के लिए क्या बोलोगे, ओपी डबल डैश को आप बोल सकते हो, अगर डिस्टेंस वाइज बात करें, ओपी डबल डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, आर कॉस 90 माइनस थीटा, जिसको मैं आर साइन थीटा लिख सकता हूं। डिस्टेंस वाइज तो यही हो जाएगा, वेक्टर है तो वेक्टर बना देना उसके ऊपर। यही बात आगे समझ। तो आपको कभी भी अगर प्रोजेक्शन चाहिए किसी भी एक्सिस के ऊपर, आपको वो वेक्टर का और जिस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए उनके बीच का एंगल का क्या लेना पड़ेगा, कॉस, बस दैट्स इट, वो उसका प्रोजेक्शन होता है। समझ में बात? इन शॉर्ट जो मुझे केमिस्ट्री में यूज पड़ेगा बस ये लाइन का यूज पड़ेगा जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। क्या लिखेंगे हम, प्रोजेक्शन, ये लाइन लिख लो। अच्छा ये सब भी बना लो, तुम्हारे लिए तो नया ही है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एनी एक्सिस is given by multiplying the magnitude of the vector by cos of the angle between vector and axis। क्या इस लाइन का मीनिंग समझ में आया? तो ये सारा पार्ट वैसे आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, मुझे ज्यादा आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद था, मैंने बता दिया। ये तमीज से पढ़ाया जाएगा आपको फिजिक्स में, मेरे को बस इस लाइन से मतलब है। बे, ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल है ये इसका एग्जाम्पल हो गया। समझ गए? बस बस ये लाइन याद रखनी है हमें। और ओपी डबल डैश है क्या, ओपी डबल डैश इज प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। तो मेरे को कौन से एंगल से मतलब था, आर वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच के एंगल से मतलब था, क्योंकि वही करना होता है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एनी एक्सिस इज गिवन बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जो कि है आर, मैग्नीट्यूड मतलब वो लेंथ, वेक्टर की लेंथ, आर, बाय cos of the angle between the vector and that axis। समझ में आया कैसे किया? क्लियर बात ये? तो जब मैं बात कर रहा था ओपी डैश की, ओपी डैश की, तो उसके लिए आएगा आर कॉस ऑफ विच एंगल, इनके बीच का एंगल, आर कॉस थीटा। और जब इधर वाले के लिए बात करेंगे तो आर इनके बीच का
कॉस लेना है, तो ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, तो आर कॉस 90 माइनस थीटा मतलब आर साइन थीटा। समझ गए? इस तरीके से आप किसी भी एक्सिस पे किसी भी वेक्टर का क्या ले सकते हो, प्रोजेक्शन। ये हेडिंग फिजिक्स में आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, मैं फिर से बता दूं। हाँ आर बेटा डिस्टेंस है, यहां से लेके मतलब पी समझ लो एक पॉइंट है जहां पे मैंने कोई इस बोर्ड पे सपोज ये पेन रख दिया, तो इस ग्राफ में मुझे ये जहां पे पेन पड़ा हुआ है उस पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है टू डायमेंशनल प्लेन में कि कहां पड़ा है, तो उसको इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हम ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जहां पे वो पेन पड़ा है वहां तक एक लाइन बना देते हैं और एक एरो बना देते हैं, और इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो जहां पे इसका एरो बनता है उस पॉइंट, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वहां पे हमारा पार्टिकल है, तो P वो पॉइंट है जहां पे हमारा पार्टिकल है, ठीक है, और उस पार्टिकल का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो R है। वो वेक्टर को ऐसे लिखते हैं बेटा, वेक्टर नहीं कभी देखा, वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, तो वेक्टर के लिए लाइन लगाते हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ लेंथ होता है, O से P तक का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है। मुझे ज्यादा वेक्टर में भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इसमें इंटरेस्ट है कि अगर आपको ये निकालना आ गया कि ओपी डैश इज आर कॉस थीटा, बस दैट्स इट। ये समझ में आ रहा है, ओपी डैश आर कॉस थीटा, वेक्टर क्या तेल लेने, हमें कोई मतलब नहीं है वेक्टर से, बस ये समझ में आ रहा है, बस दैट्स इट, इतना ही चाहिए, वेक्टर भी भगा दो, ठीक है। मैथ्स के टर्म्स में सोचो, वेक्टर भी छोड़ो। ओपी डैश क्या था बेटा, ओपी डैश को क्या बोलेंगे, ओपी डैश को बोल सकते हैं प्रोजेक्शन, हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात ये? और आर वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना, थीटा है ना, इसलिए कॉस क्या लेना पड़ा इसमें, थीटा। वो मैंने लिखी थी वो लाइन, अब जीवन में जब भी ऐसा मौका आएगा आप कर ही लोगे। क्लियर? अब एक्चुअल में अपने टॉपिक पे आते हैं, ये तो थोड़ी फिजिक्स हो गई, अब इसका यूज क्या है वो देखते हैं। सपोज अब इलेक्ट्रॉन 2D में तो घूमता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो 3D में घूमता है, तो इसलिए उसके कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने के लिए 2 वेरिएबल से काम नहीं चलता, 3 वेरिएबल चाहिए। इसलिए एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड, और जो मैंने अभी पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखे उसमें भी 3 वेरिएबल हैं, आर थीटा फाई। अब ये कौन कौन है वो बताना बचा है। आर तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा, आर बेसिकली क्या बताने वाला है मुझे, उस पार्टिकल की डिस्टेंस ओरिजिन से, न्यूक्लियस, ओरिजिन मतलब न्यूक्लियस, समझ में आ रही बात कुछ कुछ, है ना। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस बताने वाला है मुझे 3 डायमेंशन में। तो अब मैं लिख रहा हूं इसे जेड एक्सिस, ये लिख रहा हूं मैं वाई एक्सिस, और देखो प्रॉब्लम है एक्स एक्सिस बनाने में, क्योंकि एक्स एक्सिस वैसे तो यूं होगी, मैं बना नहीं सकता, तो मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है इतना, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देता हूं, पहले मैं वाई और जेड में समझा देता हूं, आगे की बात बाद में देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कहीं पड़ा होगा यहां, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पड़ा होगा। अब उस इलेक्ट्रॉन का अगर मान लो यहां इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो उसको जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा यहां तक, ऐसे नहीं, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। ये एक्स वाई प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, वाई, वाई जेड ले लेते हैं इसको, कौन सी लेना है, एक्स वाई लेना है, ठीक। एक्स किधर जाएगा तुम्हारा, उधर, एक्स उधर मान लो उधर जा रहा है, वाई इधर जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसा, ये जेड एक्सिस है, बन गया। अब रह गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 3D में है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पड़ा होगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ कहीं पड़ा होगा तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर, उसके लिए मुझे यहां से
ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ज्यादा फील आएगा इसमें, देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां तक की। क्या ये बात क्लियर है? ज्यादा फील हो जाएगा, समझ लो वैसे, ठीक है। उंगलियां कम पड़ रही है मेरे को, क्या लगाऊं? एक पेन और दे दो लाओ, नुकसान भारी हो जाएगा। बहुत कुछ दाव पे लगा है। ये मान लो ये वेक्टर बना दिया मैंने, मान के लो बना ही दिया। अब तो ये पेन का जो ये टिप है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, मुझे इसको स्पेसिफाई करना है कि वो 3D में कहां पे है। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेना है, आर, थीटा और फाई। एक्स वाई जेड में तो दिख ही रहा है, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से वो आपको आता है, एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं। आर थीटा फाई क्या है पहले समझना पड़ेगा आपको। आर तो पता है, ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं आर। तो बेसिकली आर मुझे बता देगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक। दूसरी बात, अब प्रोजेक्शन की बात करनी है। प्रोजेक्शन के लिए मेरे को कुछ एंगल्स चाहिए, वो एंगल की वैल्यू दे रखी है, एक तो थीटा और एक फाई दे रखी है। अब थीटा किसके साथ एंगल है, ये तो इंपॉर्टेंट है। थीटा किसके साथ एंगल है, मेरे को एक्स वाई और जेड तीनों को कन्वर्ट करना, तीनों पे प्रोजेक्शन लेके वैल्यूज बतानी। मतलब एक्स एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन आएगा इस वेक्टर का, वाई एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन आएगा और जेड एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन आएगा, ये मेरे को बताना है। मेरा मकसद ये एक्स वाई और जेड को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई। तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना आर थीटा फाई क्या। आर समझ में आ गया, आर क्या, ठीक। एक्स एक्सिस थी तुम्हारी ये वाली, वाई एक्सिस थी ये वाली, ये है जेड एक्सिस। सबसे पहले मैं बात करता हूं जेड कंपोनेंट निकालना है मुझे, जेड कंपोनेंट या फिर ऐसा बोले प्रोजेक्शन ऑन द जेड एक्सिस। उसको निकालने के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जेड एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो होता है थीटा। बस बात ही खत्म हो गई अब तो। अगर जेड एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल थीटा है तो जेड एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन बनेगा, क्या बोलोगे, आर वेक्टर का जो प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे बनेगा, अगर जेड एक्सिस के साथ थीटा, आर कॉस थीटा बनेगा। क्या क्या इस बात से सब सहमत है? इसका जो इस वेक्टर का जो इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा, दैट वैल्यू विल बी आर कॉस थीटा। ये बात क्लियर है? ये हो गया, ठीक। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तो निकल गया। अब रह गए दो। उसके लिए पहले ये वाला वेक्टर जो है उसका एक प्रोजेक्शन मुझे इस प्लेन में लेना पड़ेगा। तो इसका ये वाला प्रोजेक्शन कितना होगा बता सकते हो? उसके लिए तुम्हें इस प्लेन से इस वेक्टर का एंगल पता होना चाहिए। अगर यहां से इसका एंगल थीटा था तो ये एंगल पता है कितना रहा होगा, 90 माइनस थीटा ऑफ कोर्स। तो क्या मैं इसका इस प्लेन में जो प्रोजेक्शन है उसको बोल सकता हूं आर साइन थीटा? इतना बता दो पहले, समझ में आया क्या बोला मैंने? पक्का आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है सबका? हाँ, तो इस प्लेन में जो इसका प्रोजेक्शन आएगा वो क्या, आर साइन थीटा। जेड एक्सिस पे क्या है, आर कॉस थीटा, और इस प्लेन में क्या है, आर साइन थीटा। लेकिन अभी भी मुझे दो आंसर्स नहीं मिले, एक्स एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन है और वाई एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन है। लेकिन हाँ, अब मेरा जो क्वेश्चन है काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। नाउ आई हैव अ 2 डायमेंशनल प्लेन इन विच आई हैव अ वेक्टर जिसकी वैल्यू है आर साइन थीटा। अब सिंपल हो गया, अब सोचना भी इजी हो गया। अब एक और एंगल चाहिए मेरे को ताकि मैं एक्स और वाई के साथ भी बता दूं। एक और एंगल चाहिए, वो है फाई। अब बस ये है कि फाई है किसके साथ, ये होता है एक्स एक्सिस के साथ। बस अब तो कहानी खत्म, अब सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इसलिए मुझे 3 वेरिएबल चाहिए थे पूरे कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करने के लिए। समझ में आ गई बात? ये z कंपोनेंट विल बी इक्वल टू r cos थीटा। अब ये जो पार्ट है दिस इज r sin थीटा, अब इसके भी कंपोनेंट्स बनेंगे। तो अगर मैं बोलूं x एक्सिस के साथ r sin थीटा का कौन सा कंपोनेंट बनेगा, x एक्सिस के साथ अगर फाई एंगल है तो r sin थीटा cos फाई। r sin थीटा तो इसी का नाम है ना। अब r sin थीटा का cos फाई बनेगा x, और y वाला कितना बनेगा, हो गया। बस इतना ही बताना था। है तो इजी पर 3D है ना,
तो 3D है तो थोड़ा दिमाग इजी है वैसे तो, है ना। ओह, मैं इससे लिखने वाला था अभी, लाखों का नुकसान हो जाता है यहाँ। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, अब तो 2D में बताऊंगा, समझ आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, प्रॉब्लम ये है ना, इसमें मैं पार्टिकल भी 3D में नहीं रख पाऊंगा। कैसे रखूं मैं, ये तो 2D है। इधर देखो। तो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है तो उस इलेक्ट्रॉन के दो प्रोजेक्शंस बनेंगे। एक काम करो, इसको मान लो कि ये बाहर की ओर है, समझ गए ना। इसको एक और तरीका है इसको बताने का, इसको मैं ऐसा बना देता हूं ऐसे। औ- और एक आध चैप्टर आगे जाके आपको पता चलेगा, ये जो हम ऐसा बनाते हैं ना, ये ऐसा मोटा सा, इसे बोलते हैं वेज। और इसको हम बनाते हैं जब मुझे कोई चीज बतानी होती है कि वो चीज आउटसाइड द प्लेन है, तो हम इस तरीके से बनाते हैं। और वैसे मैं 3D में दिखा चुका हूं तो अब तुम्हें आइडिया हो ही गया होगा। तो मान लो ये वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन था बाहर की ओर, अब तो फील आ गया होगा। अब इसका इसके साथ जो कंपोनेंट है, ये तो था आर, ये तो था आर, और ये एंगल मैंने बोला था थीटा। तो जो ये वाला डिस्टेंस है, दिस इज आर कॉस थीटा। यहां तक क्लियर। अब ये जो 3D में था यहां पे, उसका हमने एक्स और वाई पे एक प्रोजेक्शन बनाया था, तो उसको मैं ऐसे नीचे की ओर बना दे रहा हूं, ऐसा कहीं ना कहीं बीच में कहीं कुछ बना था। मैं ऐसे रैंडमली यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन आ रहा है, सपोज ये पी पॉइंट है, तो उसके प्रोजेक्शन को मैंने बोल दिया पी डैश, जब उसको मैं उस पे है ना नीचे लेके आया था उसको। ठीक है, तो ये बन गया पी डैश। अब इस पी डैश को यहां से ज्वाइन कर देता हूं मैं, अब ये तो प्लेन में ही है ना, इसको मुझे वेज पे बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे पास कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, जिसमें हमारा ये वेक्टर तैयार हो गया, कौन सा, ओपी डैश वेक्टर। और इसकी वैल्यू डिस्टेंस वाइज, ये जो वैल्यू है, हाँ ये वैल्यू है आर साइन थीटा, ये इस बात से भी हम सहमत हैं। ठीक, अब रह गई बात इसके दो कंपोनेंट्स बनाने की। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्स एक्सिस से एंगल, और वो कितना दे रखा, phi. Phi is taken as the angle from the x axis, which means that इसके along जो कंपोनेंट आएगा, मतलब z जो है वो तो था हमारा r cos थीटा, x जो होगा वो हमारा होगा r sin थीटा का cos phi, और जो y होगा वो हो जाएगा r sin थीटा का sin phi। बस खत्म। इससे हमने कन्वर्ट कर दिया किसको, एक्स वाई जेड को, किसमें, आर थीटा और फाई में, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बीचों बीच न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। थीटा और फाई इज द एंगल फ्रॉम द जेड एक्सिस, जो करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, एंड फाई इज द एंगल टेकन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये सब लिख लो। हाँ, क्या बेटा, क्या कह रहे हो। अच्छा, एक्सप्लेन करना है। ये वेक्टर, इसका नाम आर साइन थीटा था ना, ये इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो किसी का भी जब प्रोजेक्शन चाहिए होता है तो उनके बीच के एंगल का कॉस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आर साइन थीटा का कॉस फाई लेना है। अरे उसको नीचे लाए थे, उसी को तो आर साइन थीटा बोला था। आर तो ये थी, उसका प्रोजेक्शन तो आर साइन थीटा है ना। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब वर्टिकल लाइन, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, उसके प्रोजेक्शन की बात हो रही है। प्रोजेक्शन मतलब जब आप ऐसे घुमा के नहीं लाते, एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनाते, उसे कहते हैं प्रोजेक्शन। वो तो कम ही होगी, ज्यादा कैसे होगी। इसको अगर आप ऐसे घुमाओगे और अगर आप ऐसे बनाओगे तो आगे जाएगा ना वो तो। ये आर है, ये पूरा आर है, ये कितना है, आर कॉस थीटा, इफ दिस इज थीटा, ये कह रहा हूं मैं। वो तो कम ही होगा, वर्टिकल बनाओगे तो कम ही होगा, कर्व करके लाओगे तो आगे जाएगा। समझे क्या, कहाँ है वेज। हाँ वो ठीक है, ये तो तुम्हारी इमेजिनेशन के लिए बता दिया मैंने। हाँ एक्चुअली में तो वही है, इसमें ऐसे समझ लो उसके प्रोजेक्शन के एंगल को मैंने फाइव बोल दिया है, क्योंकि ऐसे तो इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा ना, तो उसके प्रोजेक्शन के एंगल
को एक्स एक्सिस के साथ फाई बोला है, उसके प्रोजेक्शन को, ठीक है। इसमें थीटा का नाम है पोलर एंगल, इसको पोलर एंगल बोलते हैं, और फाई को बोलते हैं एजीम्यूथल एंगल। और आर को बोलते हैं रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर नाम पड़ा है रेडियस से, रेडियल वेक्टर, ये इसके नाम है, ठीक है, ठीक है। थीटा इज द एंगल टेकन फ्रॉम द जेड एक्सिस, फाई इज द एंगल टेकन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमने बोला था साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि साई विल बी अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, एक ही बात है, क्योंकि एक्स वाई जेड को ही तो हमने आर थीटा फाई में कन्वर्ट किया। ये बस सिस्टम अलग है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड से हम किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं, इन्हें कहते हैं पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इसमें हम आर थीटा फाई के टर्म्स में किसी पार्टिकल को लोकेट करते हैं। क्लियर है बात ये? हाँ, क्या नीचे ये इसका प्रोजेक्शन है बेटा, जो ऐसा लिया था ना उसका वेक्टर ऐसे बनाया था। ओपी डैश इज द प्रोजेक्शन, ये लिख देता हूं मैं, याद रहेगा तुम्हें। ओपी डैश इज प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। अब तुम्हें याद रहेगा ओपी डैश क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ द आर वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। ये किसी एक्सिस पे नहीं है प्रोजेक्शन, ये प्लेन पे है। समझ में आ गई बात? बना लिया? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, और पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाई। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। श्रोडिंजर इक्वेशन में जब साई को सॉल्व किया जाएगा तो साई की वैल्यूज एक्स वाई जेड में नहीं दिखेंगी आपको, आर थीटा फाई में दिखेंगी। हाँ, बताएगा वो वही कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो वही तो बताता है रीजन्स, कहां कहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, रीजन्स। नहीं, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आर थीटा फाइव तुम्हें पता होने चाहिए क्या है, क्योंकि जब मैं साई लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाइव तो तुम पूछोगे ये कहां से आए, इसलिए बताया बस। तुम्हें ये यूज नहीं करना पड़ेगा कभी कि जेड को कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये यूज नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हें आर थीटा फाइव पता होना चाहिए। हाँ, क्या पोलर, अरे रख दिया किसी ने नाम। प्रोजेक्शन को बोल सकते हो परछाई, कि जैसे मान लो ऐसा एक पेन रखा है मैंने, ऊपर से लाइट मार दी तो उसकी परछाई पड़ेगी तो काला पोर्शन आपको इतना सही दिखेगा। समझ रहे हो? प्रोजेक्शन मतलब वो जैसे परछाई, समझ की बात? ऊपर से लाइट मार दी तो जितनी उसकी परछाई बनेगी, जितनी लेंथ की, लेंथ ऑफ द परछाई इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। when Schrodinger equation when Schrodinger equation is solved for when Schrodinger equation is solved for when Schrodinger equation is solved for hydrogen or hydrogen like species, when Schrodinger equation is solved for hydrogen or hydrogen like species, then the obtained values of psi, नहीं लिखा बेटा, then the obtained values of psi can be factorized, then the obtained value
वैल्यूज ऑफ साई की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है ना, देन द ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ साई कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. पहला लिखना, फर्स्ट कंटेनिंग the radial distance r, first containing the radial distance r called radial wave function, containing the radial distance r called radial wave function. वेव फंक्शन के दो पार्ट्स बना दिए, स्प्लिट कर दिए. एक का नाम रेडियल वेव फंक्शन जिसमें रेडियस का ही जिक्र होगा, इनटू सेकेंड पार्ट है the other one containing, first one तो हो गया containing radial distance, और other one containing theta and phi. हाँ एंगल्स लिख दो, एंगल्स ब्रैकेट में थीटा एंड फाई, और क्योंकि इसमें एंगल्स हैं इसलिए इसको बोलते हैं एंगुलर वेव फंक्शन. एंगुलर वेव फंक्शन जो हमारा साई है बेसिकली उसके दो पार्ट्स बना दिए, उसको ब्रेक कर दिया टू स्टडी इट इजिली. तो साई के दो हिस्से बना दिए. साई पूरा फंक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, आर पे, थीटा पे, फाई पे, तीनों पे. आर थीटा फाई तीनों पे डिपेंड करेगा. तो इसके दो फैक्टर बना दिए, जैसे फैक्टर्स नहीं बनाते तुम मैथ्स में, कोई क्वाड्रेटिक है उसके दो फैक्टर बना दिए x माइनस 2x, तो वैसे ही दो पार्ट्स में इसको मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. एक साई आर मल्टीप्लाई बाय एक साई इन टर्म्स ऑफ थीटा फाई. इस वाले पार्ट का नाम रख दिया रेडियल वेव फंक्शन. क्या ये बात आ रही समझ में? इस पार्ट का नाम रेडियल वेव फंक्शन और इस वाले पार्ट का नाम एंगुलर वेव फंक्शन. ठीक है भाई. इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन कराने जा रहा हूं मैं, जिसका तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है. हाँ हाँ, ये तो लिखने जो मैंने लिख दिया वो तो लिखना ही होता है, जो मैं नहीं लिखता हूं वो भी लिखना होता है. कई बार मैं कुछ चीजें बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट होती है पर लिखवाता नहीं हूँ, तो खुद से लिख लिया करो. तुम ये पूछो जो मैंने लिखा है वो लिखना है कि नहीं, वो तो ऑब्वियसली लिखना है. तुम्हें कौन सा याद रह जाएगा ये क्या लिखा था. हर एक बात इंपॉर्टेंट ही बोलता हूँ, बकवास बहुत कम ही करता हूँ. मैं करता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. आई अग्री, आई डू नॉट डिनाई, बट काम की बात भी बताता हूँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में. वो तुम लिखते नहीं हो, बकवास सारी नोट कर लेते हो, काम आएगा ये. एक छोटा सा डेरिवेशन, छोटा तो नहीं मतलब ठीक ठाक है. ये जानते हो ना. हाँ, एज इट इज डिजाइन बनाते रहो बेटा, जैसा ऐसा डिजाइन बनाते जाऊं वैसा वैसा डिजाइन बनाते जाओ, नहीं तो पता ही है तुम्हें. चार त्रिशूल है. मल्टीपल ऑपरेशंस लगेंगे. होता है ना कई बार सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मल्टीपल वो लगता है. चार त्रिशूल है. श्रोडिंगर इक्वेशन में लोग ढूंढेंगे त्रिशूल कहाँ चले गए. बिना त्रिशूल के चल रही है श्रोडिंगर इक्वेशन, उन्हें पता नहीं ऑपरेशन के बाद मिलेंगे. कुछ लोग थे ज्यादा पूछ रहे थे. कुछ नहीं है, हेडिंग डेरिवेशन है बस, एक छोटा सा डेरिवेशन है बेटा. हाँ क्या बन सकते हो, बस बस बेटा. मैं एक्टर नहीं बन सकता, मुझे एक्टिंग नहीं आती. मैं हाँ बिल्कुल नेचुरल हूं. मैं कैमरे पे तो मतलब मेरा ऐसा गोबर जैसा मुंह बन जाता है खुद का. क्या है ये. अभी जैसे सामने लोग दिखते हैं तो समझ आता है ना एक्सप्रेशन से कि समझ आ रहा है, नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, शक्ल देख के पता चल जाता है. कैमरे कुछ नहीं पता चल रहा है क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन चीजों को. इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन,
जवाब ही नहीं आ रहा सामने से कि हाँ भाई आ गया समझ, आगे बढ़ो। ऑनलाइन इज वेरी टफ। एक्टर्स ऑनलाइन पे लाइक बढ़िया कर सकते हैं, पीपल हु आर गुड इन एक्टिंग, क्योंकि कैमरे पे इज वेरी डिफरेंट थिंग। लोगों के साथ यू आर नेचुरल, ये एक्टिंग थोड़ी ना, ये तो मतलब नेचुरल है ना। हाँ, उसके लिए थोड़ी कर रहा हूँ, तुम दिख रहे हो ना, तुम्हें जनता गायब हो जाए फिर थोड़ी वो कर पाऊंगा मैं। ये पहले नहीं बताया था मैंने। अच्छा ये क्या है? डिजाइन है ये डिजाइन है बेटा। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, ये जो तीन चीजें लिखी है ना वो एक साथ बता देता है। इसका मतलब है कि दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू द वाई वैल्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू द जेड एक्सिस। मतलब यहां से लेके यहां तक छोटा सा वर्जन लिख दिया मैंने, बस इतना ही। इसको एक ऑपरेटर बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर नाम है उसका। अरे नोट्स में लिखा है मेरे। केमिस्ट्री इतनी आसान थोड़ी है, याद थोड़ी होती है। हाँ ये डेल बना देता हूं मैं, ये जो डेल क्या है, ये उल्टा ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। बोला था एज इट इज डिजाइन बनाने का। ये बताता क्या है, समझ में आई क्या होगा? ये और ये ऊपर से रिलेट कर लो, पता चल जाएगा। ये मैंने किसकी जगह लिखा है, इन तीनों की जगह एक चीज लिख दी। इन तीनों की जगह एक चीज लिखी है, तो आपको अपने आप समझ में आ गया कि ये क्या सिंबलाइज कर रहा है। दिस इज सिंबलाइजिंग कि जो साई आगे फंक्शन लिखा हुआ है उसको दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार विद रिस्पेक्ट टू जेड। इतनी सारी बातें ही अकेला बता देता है। तो बेसिकली एक ऑपरेटर है ये, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो क्या करना है फंक्शन के साथ वो बताता है। क्लियर है बात ये? मेरे पास नहीं है बेटा औजार। अरे ये पूछते थोड़ी है, मैं बता दूंगा जो पूछते हैं। हाँ ये नोट्स बनाने सुंदर एकदम, इसके लिए बता रहा हूं मैं, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और क्या? नहीं बताऊंगा। हाँ भाई, अब क्या करना है देखो, पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, सुनना। डेल स्क्वायर साई इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये बचेगा यहां पे पता है कितना, e माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया। एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, तो ये वाला पार्ट तो 1 बन जाएगा, इस वाली जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उस तरफ तो 0 है, कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो, क्या हो गया? यहां तक ठीक है? ठीक। अब क्या बनेगा इसमें देखना, ये जो ई साई है, ई साई माइनस वी साई, ऐसा ही होगा ना, ब्रैकेट है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक तरफ लिख रहा हूं मैं ई साई, और दूसरी तरफ क्या बनेगा, एक तो ये वाला पार्ट उधर भेज रहा हूं, इसको बन जाएगा माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई, और वी साई भी तो जाएगा उस तरफ, प्लस वी साई, ये बनेगा। यहाँ मैथ्स ही कर रहा हूं बस, अभी मैं कुछ ऐसा अलग कुछ नहीं किया मैंने, मैथ्स ही कर रहा हूं। एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। कहाँ माइनस क्यों आ रहा है? अरे उसको उधर भेजेंगे तो माइनस नहीं आएगा, 0 है उस तरफ। ये लेफ्ट साइड पे मैंने क्या रखा है, सिर्फ ई साई, जो माइनस वी साई है उसको उस तरफ भेज दिया, तो क्या बन गया, प्लस वी साई। क्लियर है बात ये? यहां तक ठीक है? अब इसमें देखना, यहां पे ई साई लिखा है, और यहां पे समथिंग ऑफ साई अगर मुझे यहां पे चाहिए तो पता क्या आएगा, साई बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल, ये डेल नहीं, उल्टा ट्राइंगल स्क्वायर है, लैप्लासियन ऑपरेटर, प्लस v
अब देखो ये एक ऑपरेटर है, ये वाला पार्ट अगर एक ऑपरेटर है तो ये भी कोई ना कोई ऑपरेटर की तरह ही काम करेगा। ये पूरा किसका लेना है अपने को, साई का, ये बचेगा ओवरऑल। और ये जो पूरी चीज है यहां पे, इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसके लिए मुझे बकवास करनी पड़ी। हाँ वो बात अलग है कि इसका काम नहीं है, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट कल तू मेरा माथा ना खाओ कि सर ये क्या लिखा है, इसलिए डेरिवेशन कर दिया मैंने। इसका कोई यूज नहीं है, कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं बनेगा इस पे। हाँ इन शॉर्ट अगर याद रख लोगे काम हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, क्या एनसीईआरटी में लिखा है ये। बेसिकली श्रोडिंजर इक्वेशन जो है, जो इतनी बड़ी सी है, कहां गई, हाँ ये इसका शॉर्ट वर्जन है ये, है ना। एच के ऊपर ये जो कैप बनाया है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। साई के आगे जो भी लगेगा वो ऑपरेटर है उसका, है ना। तो एच कैप, दिस इज कॉल्ड द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तुम्हें याद क्या रखना है बस, ई साई इक्वल टू एच साई, दैट्स इट, इतना याद रख लोगे बस। बाकी मैंने यूं ही करा दिया बस, एनसीईआरटी में क्योंकि लिखा था, मैं बोल देता तुम बोलते कहां से आया, नहीं नहीं तुम बोलते। चलो आगे चेक करूंगा मैं ये बात। ठीक, हाँ ये भी बोल सकते थे कि दो त्रिशूला चुपचाप बना लो, नहीं तो छोटा ऑपरेशन तो लग ही जाएगा। ठीक है भाई, हो गया ये। नेक्स्ट लिखना, फीचर्स ऑफ श्रोडिंजर्स मॉडल, खत्म हो गया श्रोडिंजर्स मॉडल, यही सब है। कुछ कंक्लूजन लिख रहे हैं अब, क्या क्या हमने सीखा। फीचर्स ऑफ श्रोडिंजर्स मॉडल, हाँ इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फीचर्स ऑफ श्रोडिंजर्स मॉडल, फीचर्स ऑफ श्रोडिंजर्स मॉडल, श्रोडिंजर विद अ स्माइली, पता ही होगा। हाँ पहला पॉइंट लिखो, अब तुम्हें समझ में आया स्माइली क्यों बनाया उसने अपने। लिखना, दिस मॉडल इज कंसिस्टेंट, नहीं ये खत्म है, इसके बाद सबकी ओ ही निकली हुई है अभी तक। और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे भी नहीं लगता ये, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लग पाता है अच्छे से। मल्टी इलेक्ट्रॉन का अभी भी स्कोप है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन पे बहुत बढ़िया काम अभी भी नहीं हो पा रहा है, मतलब इससे अप्रोक्सीमेटली मल्टी इलेक्ट्रॉन का आंसर मिल जाता है, अप्रोक्सीमेटली विद सम अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर, थोड़ा बहुत एरर भी आएगा लेकिन लगभग मिल जाता है। मतलब श्रोडिंजर भी अच्छे से, अगर आप बोल रहे हो कि बढ़िया रिजल्ट्स चाहिए मुझे श्रोडिंजर से, तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ही मिलेंगे, इतनी मेहनत के बाद भी देख। मतलब इससे पहले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लोग काम कर रहे थे, वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, एटलीस्ट ये किया श्रोडिंजर ने कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का परफेक्ट काम कर दिया। अब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से रिलेटेड, जैसे कि मैं बोलूं हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, सबका जवाब है, परफेक्ट जवाब, श्रोडिंजर्स मॉडल। लिमिटेशन, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाँ और समझ तो आए। और समझ तो आए कि क्या बोले क्या बोले क्या बोले, अरे मल्टी पे नहीं लग रहा तुम्हारा मॉडल। नहीं ये भी उसने खुद बोला तब माना ना समझ। उनको क्या पता। लिखो पहला पॉइंट, दिस मॉडल इज कंसिस्टेंट, दिस मॉडल इज कंसिस्टेंट विद डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, दिस मॉडल इज कंसिस्टेंट with de Broglie's hypothesis, with de Broglie's hypothesis and HUP. This model is consistent with de Broglie's hypothesis and HUP. ठीक है, सबसे अच्छी बात। सेकंड, श्रोडिंजर assumed
the electron to be a three-dimensional wave, assumed electron to be a three-dimensional wave which is present around the nucleus. Schrödinger assumed the electron to be a three-dimensional wave which is present around the nucleus. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये सब कंक्लूजन्स है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी सॉल्व द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इफ वी सॉल्व द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, कैसे सॉल्व होगी? बाय इंटीग्रेटिंग। इफ वी सॉल्व द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग, ब्रैकेट में लिखना, इंटीग्रेट क्यों करना है? टू रिमूव डिफरेंशियल, वो डिफरेंशियल वाला हटाने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। बाय इंटीग्रेटिंग, ब्रैकेट में लिखा टू रिमूव डिफरेंशियल, हाँ हाँ, वी गेट थ्री कॉन्स्टेंट्स। वी गेट, वैसे तो हमें साई मिलेगा, बट वो साई के करस्पॉन्डिंग तीन कांस्टेंट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा साई है, कौन ना 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 ना, एन एल एम एल लिख लो। वी गेट थ्री कॉन्स्टेंट्स एन एल एंड एम एल। एम एल वाला एल जो है सबस्क्रिप्ट में लिखना है, कई बार उसको एम भी लिख देते हैं, एन एल एम, जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, एन एल एंड एम, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, एन एल एंड ml cannot have, स्मॉल में लिखना बेटा, ये सारे कैपिटल में लिखते, NL-ML cannot have all real values। ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यूज रख सकते हैं, ये कुछ डिस्क्रीट लिमिटेड वैल्यूज ही रख सकते हैं, वरना फिर एनर्जी लेवल्स डिफाइन नहीं होते। फिर तो अगर ये कुछ भी रख सकते होते तो कुछ भी साई बन जाता, लेकिन साई कुछ भी नहीं बन सकते, साई कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ही होते हैं। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी एन की वैल्यू रख सकते हो, एनीथिंग, या एल की या एम की, नहीं, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं जो अलाउड है, उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ही साई बन सकता है, उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ही, उसके अलावा साई नहीं बनेगा। कुछ और वैल्यूज ले लोगे साई नहीं बनेगा, रीजन ही नहीं बनेंगे, वो वहां इलेक्ट्रॉन ही अलाउड नहीं, कैसे बन जाएगा रीजन? कुछ ही वैल्यूज ऑफ एनएलएम पे जो हमारे एनर्जी लेवल्स है वो डिफाइन होते हैं, तो वही हम लिख रहे हैं, एन एल एंड एम एल कैन नॉट हैव ऑल रियल वैल्यूज, फुल स्टॉप, ओनली सम वैल्यूज ऑफ एन एल एंड एम एल, ओनली सम वैल्यूज ऑफ एन एल एंड एम एल are allowed for which we can get a real equation, for which we can get a real equation that can be plotted, for which we can get a real equation that can be plotted। मतलब अगर आपको साई चाहिए तो आप ऐसा नहीं अंधाधुंध कुछ भी रख दोगे, एनएलएम की वैल्यूज कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही हैं जो उसकी अलाउड वैल्यूज हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, दिस सेट ऑफ रियल वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज हम रख सकते हैं, दिस सेट ऑफ रियल वैल्यूज, दिस सेट ऑफ रियल वैल्यूज which can be the values of n, l and ml, which can be the values of n, l and ml are called eigenvalues। स्पेलिंग लिख दिया मैंने, EIGEN, eigenvalues। एंड मतलब एन एल एम की जो वैल्यूज हम ले सकते हैं, जो वैल्यूज, उनका तो नाम है इगन वैल्यूज, और एन एल और एम को क्या कहते हैं? अरे उनकी वैल्यूज को इगन वैल्यूज कहते हैं, एन एल और एम को क्या? क्वांटम नंबर्स।
ठीक है, तो वही लिख रहे हैं हम, एंड एन एल एंड एम एल आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जो ये हैं उनकी वैल्यूज का नाम ईगन वैल्यूज है। समझ में आ गई बात ये? और एनएलएम को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। तो किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए एन एल और एम तीन क्वांटम नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है बात ये? जो कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से मिलते हैं। साई मिल गया तो सब मिल गया, एनएलएम मिल गया। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखो, नोट में लिख लेना इसे। एन ऑर्बिटल, नोट में लिखो, एन ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड, an orbital is described by three quantum numbers. An orbital is described by three quantum numbers. ब्रैकेट में लिख लेना प्रिंसिपल, फिर से लिख लो बेटा कोई बात नहीं। An orbital is described by three quantum numbers, ब्रैकेट में प्रिंसिपल, azimuthal, magnetic, ब्रैकेट क्लोज, which are obtained from, ये सब कहां से मिलते हैं? which are obtained from Schrödinger wave equation। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखना। अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है साई 420, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला वाला रिप्रेजेंट करता है एन, ये दूसरा वाला रिप्रेजेंट करता है एल, और ये तीसरा वाला रिप्रेजेंट करता है एम एल। इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो साई 420 का क्या मतलब है? एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 2 और एम एल की वैल्यू 0। हाँ, सबस्क्रिप्ट में लिखना है। ठीक है, 420 जानबूझ के चूज किया मैंने तुम्हारी हरकतें देख के। लेने को कुछ और भी ले सकते थे, है कि नहीं? एक और पॉइंट लिखना नोट में, फोर्थ क्वांटम नंबर, टोटल 4 हैं। फोर्थ क्वांटम, श्रोडिंजर से कितने मिले? चौथा वाला बाद में आया, नोट में लिख रहे हैं इसे। फोर्थ क्वांटम नंबर वॉज ऑब्टेन्ड लेटर, fourth quantum number was obtained later, which was due to the spin of electron, which was due to the spin of electron about its own axis, which was due to the spin of electron about its own axis, and therefore it was called spin quantum number, और इसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं। therefore this was called spin quantum number, स्मॉल s से डिनोट करते हैं। टोटल क्वांटम नंबर्स आज की डेट में हमारे पास 4 हैं, जिसमें से श्रोडिंजर के टाइम पे जब उसने ऑर्बिटल डिफाइन किया था तो 3 क्वांटम नंबर्स डिफाइन किए थे। और हाँ, ऑर्बिटल डिफाइन करने के लिए चाहिए भी कितने? 3 ही चाहिए। ये जो चौथा क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है, एग्जैक्टली उसके स्पिन की। चौथा क्वांटम नंबर, स्पिन 2 टाइप की से हो सकती है, तो एस की वैल्यूज भी 2 टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, क्या होती है बाद में देखेंगे जब आएगा। 2 स्पिन्स हैं तो उसकी वैल्यूज भी 2 लग सकते हैं हम। ठीक है, अभी बस 10 लेक्चर और। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एक सब हेडिंग लिखो ऑर्बिटल। अब वो वाला सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जहां से सवाल पूछा जाएगा। अब वो सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। ठीक है, ऑर्बिटल, ये वर्ड लिखाने के लिए मुझे ये सब बताना जरूरी था। ऑर्बिटल कैसे समझाता मैं, तो मानते ही नहीं तुम। ऑर्बिटल लिखो, ऑर्बिटल लिखो, इट इज द, हाँ ऑर्बिटल हेडिंग है,
क्योंकि अब ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म कर दिया हमने, तो ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे हम। तो ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिट क्या होते थे? ऑर्बिट वो स्पेस था अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 बोला करते थे हम। 1 n = 1 में ढूंढ लो, यह मिलेगा। n = 2 में ढूंढ लो, यहां मिलेगा। हाइड्रोजन एटम में बोर ने बोला, हाइड्रोजन एटम में बोर ने बोला कि 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन गारंटी मिलेगा। ये बोला ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में ये बोला था कि 0.529 एंगस्ट्रॉम पे गारंटीड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। न्यूक्लियस से नाप के देख लो तुम, मिल जाएगा। लोगों ने ढूंढा, मिला ही नहीं। यही तो है दिक्कत, क्योंकि ऑर्बिट नाम की चीज नहीं है ना। ठीक है भाई, तो ऑर्बिटल में लिखो, अपने टाइम पे वही है ना, सब शेर बनते हैं, फिर वो टाइम निकल जाता है, फिर एक नया शेर पैदा होता है, तवा शेर ना। चलो भाई, ऑर्बिटल लिखना, इट इज द स्पेस, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, पूरे स्पेस का वो रीजन, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding an electron is 90 to 95%। बस उस रीजन को हम ऑर्बिटल बोल देते हैं, क्योंकि 100% बताने की किसी की औकात नहीं है। समझ में आ गई बात? ऑर्बिटल किस रीजन को कहते हैं? उस रीजन को कहते हैं जहां पे 90 to 95% गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उन रीजन्स को। अब जैसे तुम्हारा है, तुम्हारा भी फिक्स 90 to 95% फिक्स है ना, या तो यहां मिलोगे या हॉस्टल या अपने घर पे मिलोगे। 90 to 95% नहीं है, पर बीच में सब्जी लेने भी तो जाते होगे, कहीं दूसरे घर में बर्तन करना होता होगा, और भी काम होंगे तुम्हारे, साइड साइड हसल चाहिए होता है लाइफ में। तो 100% हम नहीं कह सकते ना कि तुम या तो यहां मिलोगे या घर पे मिलोगे, बट हाँ 90 to 95% चांसेस यही है। समझ में आ रही बात? ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब है कि कुछ रीजन्स डिफाइंड है कि भाई यहां 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 मिल जाएगा 90 to 95%। कहीं और भी मिल सकता है क्या? हाँ, मिल तो कहीं भी सकता है। समझ में आ रही बात? ये हाँ, तो ये थ्योरी ठीक लग रही है कि हाँ ये अच्छी, मैं प्रैक्टिकल लग रही है बात, तो ठीक है, यू कैन रिलेट इट विद रियलिटी, है कि नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे ऑर्बिटल्स, लिखना ऑर्बिटल्स डू नॉट डिफाइन द पाथ, ऑर्बिटल पाथ नहीं बताते, ऑर्बिटल्स डू नॉट डिफाइन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, rather they define the probability of, क्या बताते हैं ये? they define the probability of finding the electron around the nucleus। clear? हाँ, around the nucleus। clear है? बस आज के लिए इतना ही। ये क्या बात, कल भी तो आऊंगा। हाँ, तो मंडे को आएंगे, शेप्स के बारे में बात करेंगे। ऑर्बिट का तो, इलेक्ट्रॉन का नहीं, वो रीजन बताऊंगा।